नमस्कार। फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, एक बार फिर मैं मनोज आप लोगों के लिए अपने खेतों के बीच से। मौसम आज 15 दिनों के बाद खुला है हमारे इलाके में। तेज धूप है और अगर ऐसे आगे बारिश नहीं होती है तो ये जो धान आप देख पा रहे हैं, इनकी कटाई जो है वो अगले 15 दिनों में संभव हो सकती है। किसान के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, लेकिन जैसे ही उम्मीद जगती है उसकी सारी चिंता दूर हो जाती है और वो खुशी के क्षण तलाशने की कोशिश करने लगता है। धान की कटाई के साथ खरीफ के सीजन का अंत और उससे पहले रबी के सीजन की शुरुआत। बहुत सारे किसान अपने खेतों में सरसों की फसल लगाने का प्लान जो है वो कर रहे हैं। रबी के सीजन में सरसों एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। दूसरे फसलों की अपेक्षा इसमें कम मेहनत की जरूरत होती है। एक सरसों की फसल लगाते समय किसान किस प्रकार का समय प्रबंधन करे, किस प्रकार से खेतों की तैयारी करे, किन उर्वरकों का चुनाव करे, किस वैरायटी का चुनाव करे और उससे आगे का प्रबंधन किस हिसाब से करे, इन सभी बातों पर विशेष रूप से प्रकाश डालने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस या मेरे चैनल से जो भी आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूं वो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि हमारा एक बड़ा परिवार जो है तेज़ी से हमारा परिवार बढ़े और आने वाले समय में हम सब एक होकर एक किसान की समस्याओं पर, अपनी समस्याओं पर खुल के अपने विचारों को, अपने अनुभवों को साझा कर सकें। किसान भाइयों, बहुत सारे किसानों ने धान की फसल कुछ खेतों में नहीं बो रखी होगी, उनके खेत खाली होंगे। उनके दिमाग में रबी की कुछ अर्ली फसल कुछ फसल जो है उसकी अर्ली सोइंग करने का प्लान होगा, लेकिन मौसम ने उस प्लान पे एक हद तक पानी फेर दिया। आज 28 सितंबर है, नवरात्रि का षष्ठम दिन, जिसमें माँ दुर्गा के छठे रूप की हम पूजा करते हैं और हमारा पूरा समाज जो है इसमें लगा पड़ा है। पूरा समाज भक्ति में हुआ पड़ा है। रबी के सीजन की शुरुआत होने को है। सरसों की बुआई हमें अपने खेतों में करनी है और हम किसी भी फसल की बुआई के लिए जब अपने खेतों में जाते हैं तो हमारे सामने मुख्य रूप से 5 बातें निकलकर सामने आती हैं। हमारी उस फसल का समय प्रबंधन क्या हो, किस प्रकार से खेतों की तैयारी करें, फसल को किस प्रकार के उर्वरकों की जरूरत है, किस प्रकार के बीज का चुनाव करें और जब पौधे खेतों में जर्मिनेट हो जाएं तो उसका किस प्रकार से प्रबंधन करें ताकि हमें अच्छी उपज प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, जब हम सरसों के फसल के विषय में सोचते हैं तो सरसों की फसल का जो मुख्य सीजन है वो 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक का है। इस समय में टेम्परेचर जो होता है वो सरसों की फसल के अनुकूल होता है। इस टेम्परेचर में जो करीब 25 डिग्री के आसपास दिन का और 18 डिग्री के आसपास रात का अगर हो जाता है तो वैसे में अगर कोई किसान अपने सरसों की बुआई करता है तो उसकी सरसों में अच्छा जर्मिनेशन और अच्छी ग्रोथ फसल को मिलती है। हाँ, अगर टेम्परेचर अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, जब आप 5 अक्टूबर से बुआई करना चालू करें उस समय में लगे कि अभी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो हम अपने प्लान को समय प्रबंधन को 2-4-5 दिन आगे की ओर खिसका सकते हैं। समय प्रबंधन
के बाद जो हमारा जो अगला कदम है वो है खेतों की तैयारी का। और सरसों की खेती में खेतों की तैयारी और उस तैयारी के समय का खाद्य प्रबंधन, ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। ज़्यादातर किसान अपने खेतों में धान की फसल लगाए हुए हैं। धान की कटाई होगी और वो जो कटाई होती है वो हार्वेस्टर से होती है। हार्वेस्टर से होने के कारण जो है फसल अवशेष ज़्यादा मात्रा में खेतों में पड़े रह जाते हैं। बहुत सारे किसान क्या हैं कि पराली में आग लगा देते हैं, जो एक अलग प्रकार की समस्या पैदा करती है। और हमारी सरकार समय समय पर इसे रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन कितनी ईमानदारी से कर रही है और उसका कितना फल मिल रहा है ये तो फिर ऊपर वाला ही जाने। लेकिन कुल मिलाकर अगर कोई किसान पराली में आग लगाता है, पराली जलाता है अपने खेतों में, तो ये आपके लिए तो गलत है, आपके धर्मों के खिलाफ है, प्लस आपकी ज़मीन जो आपकी मिट्टी है उसके लिए बहुत बड़े नुकसान की बात है। अगर हम पराली नहीं भी जलाते हैं तो हार्वेस्टर से जब पुआल खेतों में बच जाता है कटाई होने के बाद, तो उसे हम ये पूरे खेतों में एक समान फैलाने के बाद रोटावेटर से अपने खेतों की जुताई करवाते हैं। और दो जुताई करने से क्या होगा कि आपका की जो फसल अवशेष है धान की, वो पूरी तरह से मिट्टी में जो है मिल जाए। जब पहली जुताई करवा लेते हैं, करवाने के बाद उन खेतों में जो है हमें उसकी उर्वरा शक्ति को पहचानते हुए उसकी क्षमता के अनुसार जो है बाकी जो कमी नज़र आती है उस हिसाब से आवश्यक डोज उर्वरक का, खाद का, ये हमें देना होता है। कई लोग कई तरह के कम्बिनेशन के साथ जाते हैं। कुछ एसएसपी के कम्बिनेशन के साथ जाते हैं, कुछ डीएपी के कम्बिनेशन के साथ जाते हैं, कुछ टीएसपी के कम्बिनेशन के साथ जाते हैं। मैंने पहले भी एक लाइव स्ट्रीम किया था, उसमें आपको बताया था। लेकिन अब उस समय मैं खाली था, मौसम अगर खुला है तो रबी का सीज़न चालू हो जाएगा, मैं भी व्यस्त हो जाऊंगा, तो मैंने सोचा एक अंतिम वीडियो सरसों पे बना के आपके सामने मतलब रख दूँ। और इन तीनों कम्बिनेशन के साथ हम जा सकते हैं। मैं जो जाऊंगा अपने फसल के लिए वो जाऊंगा एसएसपी के साथ। 1 एकड़ में 2 बोरी एसएसपी का, 10 किलो वेंटोनाइट सल्फर, 20 से 25 किलो पोटास, उसे 30 किलो भी कर सकते हैं, क्योंकि सरसों में तने में जो सड़न की समस्या होती है, पोटास में एक प्रतिरोधक क्षमता है और वो आपके तनों को मजबूत करता है। इसके अलावा एक फंगीसाइड, आधा केजी फंगीसाइड कोई भी हो, आप अपने एरिया के अनुसार, सुविधा के अनुसार आप वो ले सकते हैं। इन चारों को मिक्स करके हम अपने खेतों में बिखेर देते हैं। बिखेरने के बाद अब बारी आती है बीज की। किसान भाइयों, जब भी हम सरसों का नाम लेते हैं तो चूंकि मैं बिहार से हूँ, बिहार के पटना के धनरुआ से, तो यहाँ सरसों का मतलब है पीली सरसों। पंजाब और हरियाणा में काली सरसों को भी सरसों ही कहते हैं, हमारे यहाँ उसको राई या थोड़ा कहते हैं। और हमारे बिहार में ज़्यादातर किसान जो हैं वो पीली सरसों की खेती करते हैं। पीली सरसों की खेती जब एक किसान करता है तो उसके सामने 3 प्रकार के ऑप्शन हैं और उसका एक समय है। अगर हम समय पर खेतों में सरसों की बुआई कर रहे हैं तो आपके लिए जो वेस्ट सरसों है वो मोटे दाने की सरसों है। माइको का उल्लास, गोल्डी के मोटे दाने की सरसों, इसके अलावा और दूसरी वैरायटी भी बाजार में उपलब्ध है। किसी में से भी आप अपनी सुविधा के अनुसार उसका चुनाव कर सकते हैं। जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ता है तो मोटे दाने की सरसों का जो समय है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर महीन दाने की सरसों का आता है। उसमें गोल्डी जो है वो अभी नंबर 1 पे है। गोल्डी में 2 प्रकार की वैरायटी आती है, गोल्डी प्लस, गोल्डी सुपर। और उससे आगे अगर समय बढ़ता है तो हमारे इलाके में एक उल्टे
फली वाली सरसों जो है वो है, और वो पीछे की बुआई मानती है। बाकी मोटे दाने वाली सरसों अगर हम पीछे बोते हैं तो उसका हमें नुकसान झेलना पड़ता है और हमें विशेष रूप से प्रबंधन करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो समय के हिसाब से अपने बीज का चुनाव करें। जब हम बीज का चुनाव कर लेते हैं तो उसका सीड ट्रीटमेंट, और मैं सरसों के पौधों में हमेशा जो सीड ट्रीटमेंट की राय देता हूँ वो FIR विधि से करना चाहिए। फर्स्ट ट्रीटमेंट फंगीसाइड से, सेकंड इंसेक्टिसाइड से और थर्ड राइजोबियम कल्चर से। इन तीनों से अगर अपने बीज का उपचारित कर लेते हैं तो बुआई का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो सीड ड्रिल। उससे क्या होता है, एक समान पौधों की बुआई हो जाती है और पौधों में एक समान गैप रहने के कारण आपके पौधों को बराबर रूप से हवा और सूरज की रोशनी लगती है। लेकिन हमारे इलाके में जो सरसों बोई जाती है वो छिट्टा विधि से बोई जाती है, और छिट्टा विधि में बीज की मात्रा को हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। वैसी स्थिति में हमें 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज रखना पड़ता है। हाँ, मोटे दाने की सरसों को अगर हम यूज कर रहे हैं तो 2.25 किलो भी कर सकते हैं, और अगर महीन दाने की सरसों को यूज कर रहे हैं तो 1.25 किलो भी, मतलब 1 किलो 750 ग्राम भी कर सकते हैं। बीजों को छिट्टा विधि से बिखेर देने के बाद जो है उसे हल्की जुताई और साथ साथ पाटा जो है खेतों में हम लगा देते हैं। खेत की तैयारी में आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपके खेत अच्छी तरह से तैयार हो। तैयार का मतलब ये है कि नमी उतनी हो जितनी आपके सरसों को ज़रूरत है। कई बार किसान क्या करते हैं कि ज़्यादा नमी में सरसों के फसल की बुआई कर देते हैं, जर्मिनेशन अच्छा होता है लेकिन आगे की ग्रोथ पे उसका असर पड़ता है। तो पर्याप्त नमी हो तभी, मतलब ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। सरसों के बीज में जर्मिनेशन हो जाए उस हिसाब से नमी हो, तब अपने सरसों की बुआई अपने खेतों में आप कर सकते हैं। जैसे ही सरसों में जर्मिनेशन होता है तो वहाँ से हमें फोलियर स्प्रे का सहारा लेना पड़ता है अपने पौध की ग्रोथ को देखते हुए, ग्रोथ की स्थिति को देखते हुए। पौध जब 25 से 30 दिनों की हो जाती है तो पहले पटवन की जरूरत पड़ती है, और पहले पटवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये किसान अपने सरसों के खेती में जल्दबाजी न करे। पहला जो पटवन है ये सरसों की खेती में विशेष महत्व रखता है, और ये तभी करें जब आपके पौध को जरूरत हो, आपके खेतों की नमी जो है वो समाप्त हो चुकी हो। और एक उसका आसान तरीका है कि दोपहर के टाइम में आप अपने खेतों में जाएं, आपके पत्ते पौधों के जो पत्ते हैं वो झुके हुए मुरझाए हुए नजर आते हैं, तो फिर आप पहली सिंचाई कर सकते हैं। पहली सिंचाई करने के बाद चूंकि आपने खाद का एक ज़रूरत के हिसाब से डोज पहले दे दिया है, तो यहाँ पे आपको मात्र 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की ज़रूरत है। उस यूरिया का आप छिड़काव करवा दें। आपके पौधे जो हैं वो ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ठीक 4 से 5 दिन के बाद जब ज़मीन जो है वो आपके पैरों को बर्दाश्त करने लगे तो एक 19-19-19 प्लस एक फंगीसाइड, इन दोनों को मिलाकर एक फोलियर स्प्रे अगर आप अपने खेतों में कर देते हैं तो एकाएक आपके फसल में उस फोलियर स्प्रे का चमत्कारी प्रभाव दिखाई देता है। पौध जो है वो तेजी से कल्लों की संख्या बढ़ाना चालू कर देती है, पत्तियां काफी चौड़ी चौड़ी दिखाई देने लगती है, और ये ग्रोथ आपके पौधों को चाहिए, सरसों के पौधों को चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो डोज है ना, ये आपके पौधों को झटका देती है आगे की तरफ भागने का। अगर एक किसान इतना कर देता है तो आपके सरसों की फसल का प्रबंधन लगभग खत्म। हाँ, इस समय तक फूल चालू हो जाते हैं, फूल तेजी से बढ़ने लगते हैं, फूल फलियों में कन्वर्ट होने लगते हैं। इस समय में एक कीट का अटैक आपकी फसल पे होता है, माहू का, हमारे यहाँ लाही कहते हैं। लेकिन
अगर हमने अर्ली सोइंग कर रखी है तो इसके चांसेस कम होते हैं, अगर लेट बुआई कर रखी है तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आपको अपने खेतों पे कहीं से भी माहू का अटैक दिखाई दे तो आप उससे संबंधित स्प्रे आपको लेना होता है और ज़रूर लेना होता है, वरना ये माहू जो है आपकी फसल का लगभग 20 से 30% जो है उत्पादन जो है वो चौपट कर देती है। अगर इस समय में माहू के अटैक का किसान ने ध्यान रखता है तो 100% एक किसान को अपनी फसल से बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है। और अगर आपकी फसल कटकर आपके घर चली जाती है तो दूसरे रबी की फसल के मुकाबले इसके रख रखाव का जो प्रबंधन है वो एक किसान के लिए काफ़ी आसान होता है। इसमें किसी प्रकार के इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना होता है और न ही किसी कीड़े का डर होता है। आपकी फसल आप जहां चाहें उसको स्टॉक में रख सकते हैं, बोरियों में भर के रख सकते हैं और जब चाहे मार्केट में आप अपनी सुविधा के अनुसार, बाज़ार के भाव के अनुसार इसे बेच सकते हैं। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर किसान जो है वो सरसों की खेती करते हैं और दिन प्रतिदिन इसका जो रकबा है हमारे देश में वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन उससे कोई खतरा नहीं है। खतरा इसलिए नहीं है कि अभी भी हम जितने सरसों का उत्पादन कर पाते हैं उसके बाद भी हमारे खाद्य तेल की जो मांग है अपने देश की वो पूरी नहीं हो पाती है। बड़े पैमाने पर हमें विदेशों से खाद्य तेल का आयात करना पड़ता है, तो हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं। सरसों की खेती सभी करते हैं, लेकिन अगर कोई क्षेत्र करता है, कोई स्टेट करता है तो हमारा राजस्थान है, और कोई क्षेत्र करता है तो राजस्थान का अलवर है। वहाँ से जो उपज प्राप्त होती है वो चमत्कारी लगती है हमें। किसान 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन वहाँ निकाल लेते हैं। मैं ये कहूँगा कि जब भी आप सरसों की खेती करें तो वहाँ के किसान के वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको विशेष प्रेरणा मिलेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। दुर्गा पूजा के उत्सव में लीन हो जाएं। थैंक यू।